ठीक है, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, सीईटी ओरिएंटेड है, ठीक है। एक टेस्ट सीरीज या फिर हम के क्वेश्चन सीरीज लेके आए हुए हैं जो साइंस पर बेस्ड है, जनरल साइंस, है ना। जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के एग्जाम में आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन हम अभी तक देख रहे हैं। ये फोर्थ सीरीज है अपनी, फोर्थ या फिफ्थ, फोर्थ, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पुराने एग्जाम में आ चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है। दोनों में क्या होता है, किसी की उपस्थिति के कारण अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन दे रखा है क्लोरोप्लास्ट, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा दे रखा हुआ है केंद्रक, कोशिका कला और कोशिका भित्ति। बताओ। भित्ति, सेल वॉल। इसी के कारण आपको पता है जंतु कोशिका है और पादप कोशिका है। जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है उसको क्या कहा जाता है, कोशिका झिल्ली। इसकी सबसे बाहरी परत होती है वो किसकी बनी होती है, कोशिका भित्ति की बनी होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इधर क्या होते हैं बहुत सारे के मतलब एनवायरमेंटल, एक तरह से जैसे भेड़ बकरियां वगैरह कुछ भी इनको क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसकी वजह से बाहर का जो आवरण होता है वो कैसा होता है, कठोर होता है और मृत प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति कैसी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, मृत कोशिका, ये जीवित कोशिका, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति, तो किसकी वजह से अंतर है, कोशिका भित्ति की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया, पहली बार डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, वॉटसन तथा क्रिक ने, फिशर तथा हल्दानी ने, लेमार्क और डार्विन ने, ह्यूगो डी व्रीज ने। पहला वाला, कितने लोग हैं पहले वाले के साथ, वॉटसन है और क्रिक। किसने दिया, वॉटसन और क्रिक ने, किसने दिया, वॉटसन और क्रिक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा हुआ है। डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल, डबल हेलिक्स का मतलब होता है डीएनए इस तरह का बना होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया, वॉटसन और क्रिक ने। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला है, कब मिला, 1953 में, 1953 में, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, नाइट्रोजनिक क्षारक होते हैं, ए, टी, सी और जी, एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। एडिनिन, ग्वानिन, जी का मतलब ग्वानिन, सी का मतलब साइटोसिन, टी का मतलब थाइमिन। और अगर यही आरएनए में होते तो क्या हो जाता, किसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता, किसके स्थान पर यूरेसिल आ जाता, यूरेसिल, कल ही पढ़ा है मैंने, कल ही बताया, कल लिखवाया था ना, डीएनए और आरएनए में अंतर पाया जाता है, किसकी वजह से होता है, यूरेसिल की वजह से। तो किसके स्थान पर आ रहा था, किसको रिप्लेस कर रहा था, जी को कहां कर रहा था, थाइमीन को। थाइमीन के स्थान पर क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है। तो ये अपने को आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जेनेटिक वाला आपका पार्ट है, इसलिए लाइट नहीं लेना है, जितना आप इसको हल्के में लोगे वो आपको इतना हल्के में ले लेगा, ठीक है। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की, बताओ, न्यूक्लियस जानते हो, बताओ किसने की, ऑप्शन बताने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की, स्वान ने, हॉफमिस्टर ने, ब्राउन ने, लिवेनहॉफ ने।
हिंदी में क्या बोल सकते? केंद्रक, स्वान, ल्यूवेनहॉक और ब्राउन स्लाइडेन। कितने लोगों को आप जानते हो इसमें से? हाँ, ल्यूवेनहॉक को जानते हो। ल्यूवेनहॉक ने क्या किया पहले तो ये बता दो। हम सेल में पढ़ते हैं तब इसके बारे में क्या बातें आती है? सेल में नाम आया इसका, सेल वाले चैप्टर में भी नाम आया, वहां पर क्या आया इसके बारे में? इसने क्या किया पता है? ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका देखा है। क्या देखा है? जीवित कोशिका। तो मृत कोशिका को किसने देखा है? रॉबर्ट हुक ने देखा। ठीक है, कब देखा जीवित कोशिका को? 1700 में। वो केंद्रक है, इसने कब देखा है? 1674 में। कब देखा है? 1674 में। और हुक ने कब देखा है? 1665 में। तो पहला तो ऑप्शन तो काट दो, कट गया। दूसरा बच गया स्वान। स्वान कौन है? कुत्ता। स्वान कौन है? कुत्ता है। कुत्ता, स्वान कौन है? कुत्ता। कुत्ता नहीं है, उसने कुत्ते पर अध्ययन किया है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? जूलॉजिस्ट। कौन है ये? और इसने दिया है इसके साथ मिलकर कोशिका सिद्धांत। क्या दिया है? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कब दिया था? 1838 और 1839 में। ये सिद्धांत क्या कहता है आपको? क्या बताता है ये सिद्धांत? आपको क्या बताता है? ये सब बढ़िया है। हा? सभी जीवों में या सभी जीवों में कोशिका उपस्थित होती है, या सभी सजीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं। कौन कह रहा है? स्वान और स्लाइडेन। इसने किस पर अध्ययन किया? जंतुओं पर अध्ययन किया, निष्कर्ष निकाला। इसने किस पर अध्ययन किया? पादपों पर अध्ययन किया। किस पर अध्ययन किया? पादपों पर अध्ययन किया। और निष्कर्ष निकाला कि पादप भी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिका से मिलकर। आया समझ में? स्वान और स्लाइडेन कौन है? ये क्या है? पादप वैज्ञानिक, मतलब बॉटनिस्ट। एग्जाम में पूछते हैं ऐसे ही। क्वेश्चन इजी है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन मैं टफ दे रहा हूं, क्वेश्चन तो बहुत इजी है। एग्जाम में सारे पूछे हुए क्वेश्चन है। बॉटनिस्ट, इसको बोलते हैं पादप वैज्ञानिक। ये क्या है? पादप वैज्ञानिक। और ये क्या है? जूलॉजिस्ट, यानी कि जंतु वैज्ञानिक। तो इसलिए मैंने कहा स्वान कौन है? कुत्ता। स्वान कौन है? कुत्ता। कुत्ता मतलब कुत्ते पर अध्ययन किया। स्वान कुत्ता है मतलब स्वान कुत्ता नहीं है। और केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब आ गया देखो, 3 ऑप्शन हटाए, चौथा ऑटोमेटिक आंसर आ गया, रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, इसके लिए हाँ, वो तो थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए बताना पड़ता है, बाकी रॉबर्ट रॉबर्ट से आप जानते हो, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ऐसे आप पहले से जानते हो। तो फिर वो ब्राउन, सारे रॉबर्ट रॉबर्ट को हटा दिया मैंने। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई टिश्यू। अरे टिश्यू मतलब उत्तक, ऑर्गन मतलब अंग, ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, सेल मतलब कोशिका। बताओ, जीवन की इकाई है, जीवन की इकाई है। जीवन, जल जीवन, जैसे जीवित कोशिका अंग होगा।
आपके कुछ है, कुछ पेंडिंग हो तो आप भी बता दें। अंग और जीव। जी मैम। अब मैं बताता हूँ कैसे होता क्या है। आपने ये घर बनाया, घर बनाने के लिए हमें सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ी, ईंटों की। तो ईंट क्या हो गई, इसकी बेसिक यूनिट। कैसे, आपके एक रो में देख लो कितनी ईंटें लगी हुई है, आपको पता चल जाएगा कि इसमें पूरी बिल्डिंग में कितने ईंटों की जरूरत पड़ेगी। तो वैसे ही हमारे शरीर में सारे फंक्शन किसमें हो रहे थे, अभी कोशिका हम पढ़ रहे हैं, अभी सारे क्वेश्चन भी मैंने कोशिका से रिलेटेड ही करवाए। तो जब हमने ये पढ़ा तो आपको एक बात समझ में नहीं आई कि सारे काम हम किसके अंदर कर रहे हैं, कोशिका के अंदर। तो जीवन की इकाई क्या होनी चाहिए, कोशिका होनी चाहिए, क्योंकि उसको ही तो जिंदा रखना है। आप उसको ही मार मार दो फिर तो आप ही खत्म। कोशिका को जिंदा रखने के लिए उसी के में तो काम कर, उसी को तो हम कर रहे हैं। तो तो इसके ये हमारी जीवन की इकाई हो गई। अब जब ये सेल है, कोशिका, ये आपस में क्या हो जाती है, संगठित हो जाती है। मतलब एक से दो, दो से चार एक ग्रुप बना लेती थी, जैसे आप सब हो, तो हम कहते हैं उसको उत्तक। अब हम क्या बोलते हैं, अब सबका मकसद आप सबका एक ही है, चारों का क्या मकसद है, सीईटी क्लियर करना, ये आपका मकसद है, तो आप उत्तक हो। आप क्या हो, उत्तक। लेकिन अब थोड़े और बड़े हो गए, मतलब अब आप क्या हो गए, ये दो तीन इधर वाले बच्चे ले आए, इधर वाले ले आए, अब सबको एक साथ बिठा के पढ़ा रहे हैं कि चलो पशु परिचर का भी कॉमन सिलेबस है, और ये क्या बोलते हैं इनका भी, सीईटी वालों का भी कॉमन है, पटवारी वालों का भी कॉमन है। तो एक एक सब्जेक्ट जो कॉमन काम है साथ साथ में कर लेते। तो क्या हो गया, एक तरह से थोड़ा सा काम तो वही है, मतलब अल्टीमेटली तो अपने आप को जिंदा ही रखना है। लेकिन हुआ क्या कि अब हमने कि एक थोड़ी बड़ी संरचना को क्या कर लिया, मतलब इन्वॉल्व कर लिया, जिसका तो हम उसको क्या कहते हैं, अंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, अंग। जैसे कि आपने देखा होगा, ये हाथ है, एक अंग है, लेकिन इस हाथ में अलग अलग उत्तक भी होंगे, अलग अलग कोशिका भी होगी, सब मिलकर क्या कर रहे हैं, पकड़ने का काम, किसी एक चीज को कैप्चर करने का, इसका काम क्या है, पकड़ना। आया समझ में। फिर जैसे ये आंखें वगैरह है, एक अंग है, लेकिन क्या सिर्फ आंखों का काम देखना, उसका काम तो देखना है, लेकिन ये जो मिलकर बनी इसका जो वो है, तो इसके अंदर कोशिका भी है, ठीक है, इसके अंदर उत्तक भी है। तो इसको हमने क्या कहा, ये क्या है, एक तरह की अंग है, ठीक है। और बहुत सारे अंग जब एक साथ मिल लेते हैं, जैसे इस सिस्टम में बहुत सारे, जैसे हम आपके साथ मिल गए, एक पूरी मैनेजमेंट आ गया, साफ सफाई वाले आ गए, तो हम क्या कहते हैं, ये सिस्टम है। क्या है ये, सिस्टम है। हम कह रहे कोचिंग सेंटर एक पूरा सिस्टम है, अगर उनमें से एक को भी हटा दिया जाए तो क्या है, काम गड़बड़ हो जाएगी। तो अब ये पूरा सिस्टम हो गया, तो हम कहते हैं ये अंग तंत्र है। तो अंग तंत्र का मतलब सबका अल्टीमेट गोल यहां से क्या है, आपका रिजल्ट निकालना, मतलब आपको पास करवाना, सिलेक्शन करवाना। इस पूरे सिस्टम का गोल तो क्या है, सिलेक्शन। तो यहां पर अब जैसे मैंने कहा, इस अंग जैसे कि नाक से लेकर फेफड़े तक का एक पूरा क्या है, तंत्र है, जिसको आप क्या बोलते हो, रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन तंत्र। तो श्वसन का काम अल्टीमेटली गैस को क्या करना, एक्सचेंज करना। जैसे पाचन तंत्र है, मुख से लेकर गुदा तक का पार्ट। तो इन सबका काम क्या है, एक ही काम है, लेकिन बहुत सारे अंग मिलकर के कर रहे हैं, अकेला अकेला कोई नहीं कर रहा है, अकेले अकेले कर भी नहीं सकते। आया समझ में। तो ये क्या बनाते हैं, अंग तंत्र। लेकिन ये बहुत सारे अंग तंत्र आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, एक जीव। ये सब यानी कि आप एक जीव हो, आप एक जीव हो, मैं एक जीव हूं, पादप एक जीव है, तो ये जीव लास्ट में है। तो कोशिका से हमने शुरू किया था, उत्तक, फिर अंग, फिर तंत्र, फिर जीव। और जीव आपस में मिल जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, जीव आपस में मिल जाते हैं क्या कहलाते हैं, समूह है, जिसको आप कहते हो जनसंख्या। आया समझ में। और जनसंख्या
को और थोड़ा सा आगे किया जाए तो हम क्या कहते हैं, एक ये जीवोम है जिसमें जैविक घटक भी आ जाते हैं, अजैविक घटक भी आ जाते हैं। तो वो हम किसमें पढ़ते हैं, इकोलॉजी वाले में पढ़ा के रखा हुआ है, पढ़ा के रखा हुआ है ना, सारी चीजें डिस्कस करके रखी, कोई नई चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, नई तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं उनमें के भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है रेस्पिरेशन, डाइजेशन, श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन। प्रकाश संश्लेषण ही है वो। क्या है, पादप कैसे जीव है, पादप जीव तो है लेकिन कैसे जीव है, स्वपोषी जीव है। हम दो चीज देखते हैं कि जब भी हम पोषण के बारे में बात करते हैं तो पोषण दो तरीके से हो सकता है, एक तो हो सकता है स्वपोषी और दूसरा क्या हो सकता है, परपोषी। स्वपोषी का मतलब स्वयं उसको क्या करना, बनाना, और दूसरा दूसरे पर निर्भर रहना। परपोषी का मतलब दूसरे पर निर्भर रहना, इसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक और इसको हेटेरो। ट्रॉप्स का मतलब क्या होता है, पोषण। ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, पोषण। तो जब हम ऑटोट्रॉपिक की बात कर रहे हैं तो इस पूरी पृथ्वी का एकमात्र यूनिवर्सल सोर्स क्या है, सार्वभौमिक या फिर आप ऊर्जा का स्रोत क्या है, सूर्य। वहां से ही सब ऊर्जा क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। एक ही सोर्स है, वहां से अपने पास ऊर्जा आ रही है। अब उससे कुछ जीव हैं वो डायरेक्टली क्या बना लेते हैं, भोजन बना लेते हैं। कुछ जीव होते थे वो क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली भोजन अपना बना लेते हैं। तो आपने एक मूवी देखी होगी, कोई मिल गया, देखिए जादू, देखिए जादू। जादू में के वो एक बोरे में बांध के उसको आगे पीछे लेके घूमते रहते थे, धूप जैसे नहीं मिलती उसको वो क्या हो जाता था, क्या, हाँ, धूप में डिस्चार्ज हो जाता था, खाना नहीं मिल रहा था उसको। देखिए क्रिश, क्रिश वाला। तो उसमें आपने देखा होगा कि वो सूर्य से क्या कर रहा है, एक तरह से प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। क्या कर रहा है, वो प्रकाश संश्लेषण कर रहा है। तो अब आपको अगर धूप में बैठा दिया जाए तो आप तो ऐसा कर नहीं सकते हो, तो आप तो क्या हो, एक तरह से परपोषी। अब पेड़ पौधे आपने कभी नहीं देखे होंगे कि आपकी तरह रसोई लगा के बैठे हैं, नहीं। पेड़ पौधे कभी रसोई लगा के सारा का सारा माल मटेरियल इधर उधर लगा के तो नहीं बैठे हुए। तो वो भोजन कैसे बना रहे हैं, तो अब हमें वो पढ़ने की जरूरत है। तो हमें वहां पे पता चलता है ये क्या करते हैं, CO2 लेते हैं, कहां से लेते हैं, एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट से एक तो क्या ले लेते हैं, CO2 ले लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं, जल। कैसे लेते हैं, जड़ों से। आपको बाहर नहीं दिख रहा है लेकिन वो ले रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये दो तो कहां से ले लिया, एनवायरमेंट से। फिर तीसरा वो कैसे होते हैं, कलर में हरे कलर के। तो हमने अभी कहा था उनमें क्या होता है, एक वर्णक होता है, क्लोरोफिल, वर्णक हो गया। तीसरा काम हो गया। चौथा काम इनको क्या चाहिए, सूर्य से सनलाइट चाहिए, यानी कि प्रकाश चाहिए, प्रकाश मिल गया। अब ये क्या करेंगे, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल आपस में क्रिया करके क्या बना देंगे, भोजन बना देंगे, C6H12O6। ये ग्लूकोज का अणु मिल गया, उनका क्या हो गया, भोजन हो गया। साथ में ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन रिलीज कर देंगे, जो आपके लिए गिफ्ट है। वो आपके लिए गिफ्ट है क्योंकि वो उनके लिए उत्सर्जी पदार्थ है, वेस्ट है उनका, आपके लिए उपयोगी है। तो बात तो यही है ये पादपों के लिए क्या है, वेस्ट है, उनका कोई काम का नहीं है, तो वो आपको क्या दे देते हैं, गिफ्ट दे देते हैं। फिर अब ये जैसे इन्होंने एनवायरनमेंट में रिलीज की तो क्या करेंगे, हम इसको ले लेंगे। हम ले लिया, हमने लेके क्या किया,
उसका उपयोग किया किसमें, दहन करने में। हमने खाना खाया था, रोटी वगैरह जो भी कुछ खाया था, तो अब हमारे पेट में गई रोटी, अब उसको क्या करना है, जलाना है, क्योंकि हमें भी ऊर्जा चाहिए, जिंदा रहना है। तो जैसे ही हमें जिंदा रहना है तो हम उन्हें ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से ली, तो जैसे ही दहन होती है, किसी भी चीज को जलाया जाता है, तो क्या बनती है, CO2 बनती है। तो आपके शरीर में क्या बनी, CO2। ये एक तरह की जहरीली गैस है आपके लिए। अब ये आपके लिए तो क्या है, बेकार, आपने इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया, आपके शरीर से निकाल दिया, तो ये कहां चलेगी, वापस एनवायरमेंट में। अब ये वापस क्या कर दिया, पेड़ पौधों ने वापस ले लिया। ये साइकिल चलता रहता है। आप CO2 क्या करते हो, छोड़ते हो, वो लेते हैं, वो छोड़ते हैं, आप लेते हो। कुछ समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। तो ये एक दूसरे पर क्या निर्भरता है, क्या निर्भरता है कि CO2 आप भी देते हो और वो ऑक्सीजन आपको भी देते हैं, इसलिए उनके बिना आपका अस्तित्व नहीं है, आपके बिना उनका अस्तित्व नहीं है। तो दोनों का अस्तित्व का ख्याल आपको ही रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखा करो, ज्यादा पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, नहीं तो फिर आपका अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। आया समझ में, आएगा ना, क्योंकि आपको CO2 ज्यादा हो जाएगी, वो यूज नहीं करेंगे, फिर आप ही लोगे उस CO2 को एनवायरनमेंट से। जो CO2 अगर एनवायरनमेंट में से यूज नहीं हो रही है, आज पृथ्वी की कैपेसिटी हम मान लेते 1000 करोड़ लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं, इतनी कैपेसिटी है। अभी तक हमारे पास 8 बिलियन हो चुके, मतलब 200 करोड़ की और कैपेसिटी है, लेकिन अभी जनसंख्या गणना बाकी है, अभी वो सेंसस आनी बाकी है ना 2000। तो अभी तक तो हमें पता है भारत की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। हमारे पास एग्जैक्ट डाटा नहीं है, संभावना ये हो गई 160 भी पहुंच जाए, संभावना ये हो 200 भी पहुंच जाए, ये तो हमारी भारत की हुई। ऐसे ऐसे हमारे पास कितनी कंट्री है, 170 से ज्यादा। तो ये सब मिला के हमारे पास अभी तक कितनी है, 800 करोड़ जनसंख्या तो है। कितनी है, 800 करोड़। वो डेली क्या कर रही है, CO2 छोड़ रही है। तो पेड़ पौधे भी तो इतना नंबर में होने चाहिए, जितनी जनसंख्या उतने पेड़ पौधे नहीं तो होते। उतने, बिल्कुल सीधी सी बात है, लेकिन एक पेड़ पौधा लगा तो लगा ही सकता है, आप लगाते रहो, तो बराबर क्या ऑक्सीजन लोगे और वो क्या बोलते हैं, CO2 दोगे, बाकी क्या हो जाएगा, बैलेंस खराब। और जब बैलेंस शीट खराब होती है तो प्रकृति का नियम कुछ और है, क्या, वो संतुलन किसी और तरीके से करती है। कैसे, प्रकृति जब बैलेंस करती है तो आपसे पूछ के नहीं करती है कि मैं ऐसे करूंगी वैसे करूंगी। आएगी यहां पर बाढ़, यहां पर आएगा तूफान या फिर भूकंप, एक साथ सफाया, कोरोना जैसे, या फिर कोरोना महामारी, ये उसका संतुलन करने का तरीका है, आपसे पूछ के नहीं करेगी, ये प्रकृति का नियम है। तो बैलेंस बहुत जरूरी है, बैलेंस शीट जब भी खराब हुई है तो हर किसी को नुकसान हुआ ही है। हर 100 साल में एक बार महामारी आती है, हमने सुना है, और आज तक का रिकॉर्ड भी बता रहा है, अभी फिर से संभावना है 27-28 तक एक और महामारी आएगी। तो ये संतुलन करने के तरीके हैं। डायनासोर वगैरह देख लो, कितना बड़ा जीव था, उसको संतुलित कर दिया ना, क्यों किया गया, उसने एक तरह से कि अपना खुद का ही क्या कर लिया था, वर्चस्व स्थापित कर लिया था, बाकी जीव अब नहीं रह सकते हैं। मतलब उसका नीड क्या है, बहुत ज्यादा है, उसकी जरूरतें क्या है, वो इतना बड़ा आकार में प्राणी है तो उसकी भूख प्यास वगैरह बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेगा, तो प्रकृति का भी तो बैलेंस होगा। एक साइकिल चलाना है ना उसको, तो एक क्या पूरा साइकिल चलाना है, साइकिल चलाने में कि हर कैटेगरी, जैसे आपने एक नाम सुना होगा वन्य संपदा, वन्य प्राणी आपका टॉपिक है पशु परिचर वालों में, तो उसमें आपने सुना होगा कि जीवों की जितनी ज्यादा वेरिएशन होगी, विभिन्नताएं होगी, उतना क्या होगा कि हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, हमारे पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। अब आप खुद सोचो कि अगर के एक जीव की जाति अगर खत्म हो जाती है
तो मतलब हमारी जो साइकिल है, या जिसको आप बोलते हो खाद्य श्रृंखला, क्या बोलते हो, खाद्य श्रृंखला, तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है। आपको पता है सबसे पहले कौन है, उत्पादक। सबसे पहले कौन है, उत्पादक। उत्पादक में कौन आ जाते हैं, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे आ गए। पेड़ पौधे के बाद कौन है, इस पर निर्भर रहने वाले, यानी कि सारे के सारे उपभोक्ता। कस्टमर हो आप सब, आप सबके आओ भी कस्टमर हो। तो किससे आप कस्टमर का मतलब क्या होता है, जो उपभोग करते हैं। तो हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली पेड़ पौधों से सब कुछ क्या लेते हैं, खाना पीना सब कुछ उन्हीं से ही लेते हैं। चाहे आप शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, या फिर सर्वाहारी हो, लेकिन आप ले किससे रहे हो, पेड़ पौधों से ही ले रहे हो। कैसे ले रहे हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें होते हैं प्राथमिक, दूसरा द्वितीय और तृतीय। जो शाकाहारी जीव होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अब ये जो शाकाहारी है, इनको मार के कौन खाता है, द्वितीय खाते हैं। जो भी के चूहे बिल्ली वगैरह ये सारे तो एक दूसरे को मार के खाते हैं। आपने चाहे प्योर वेज खाया, लेकिन आपको कोई और तो निपटा ही रहा है, तो क्या है, निर्भरता है उसकी। फिर इन दोनों को निपटा के खाने वाला कौन है, इंसान, सर्वाहारी। इंसान तो और भी दोनों को निपटा के खा लेता है, तो निर्भरता वहां पर होगी। अब इन तीनों का एक समय तो ऐसा भी तो आएगा, ये खत्म भी तो होंगे, मर जाएंगे, तो इनको निपटाने के लिए एक और नीचे बैठा हुआ है, अपघटक। अपघटक मतलब जो इसको क्या कर दे कि तोड़ दे, सरल पदार्थों में तोड़ दिया जाए। जैसे कि आप किसी की भी डेथ हो जाए, उसकी डेड बॉडी को हम क्या कर देते हैं, दफना देते हैं या जला देते हैं, ऐसा ही कुछ करते हैं। एक तो जलाने का प्रोसीजर होता है, एक दफनाने का। तो दफनाने के बाद आपने देखा होगा कुछ समय के बाद उसको वापस खोद के देखना, कुछ मिलेगा, हड्डियां मिलेगी, या बाकी सारा पार्ट क्या हो चुका होगा, गल चुका होगा, मिट्टी में मिल चुका होगा। तो क्या हुआ, आवश्यक तत्व जितने भी थे पृथ्वी ने वापस अवशोषित कर ली। अब उसी से कुछ ना कुछ वापस उत्पादन भी हो जाएगा। अच्छा खाद होता है, ही मानते हैं फिर। आज तक जो भी खाया है वो सारा खाद है। अब जीव जंतु वगैरह जो भी मर जाते हैं, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, आप कहते हैं ना ये सारा खाद है, तो आपका भी खाद बन जाएगा कुछ समय के बाद। खेतों में डालेंगे, फिर उत्पादन बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने जो भी खाया है उसमें क्या है, प्रोटीन है। बिल्कुल, बहुत अच्छी पैदावार होगी। क्योंकि वहां पर क्या है, एक तरह का कार्बनिक पदार्थ, और कार्बनिक पदार्थ क्या है, अच्छी पैदावार को बढ़ाता है। आपने खुद ने भी प्रोटीन खाया है, विटामिन खाया है, मिनरल्स खाए हैं, और वाटर, फैट, ये सारे एक तरह के न्यूट्रिएंट तो आपने भी खाए पूरी जिंदगी भर। तो फिर अगर इनको के गाड़ दिया जाए तो अच्छी तो पैदावार देंगे। हर जीव की ये जरूरत है। तो घूम फिर के तो आपके पास ही तो आ रहा है। तो लोग खाएंगे नहीं, वो सब खा लेते हैं आजकल तो। के जहाँ पे शमशान घाट होता है ना, वहां पर ही ज्यादा चीजें बिल्ड हो रही, जमीनें वहां बिक रही है, वहीं चीजें, बड़ी बड़ी चीजें खड़ी हो जाती, पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे शमशान घाट। स्कूल्स वगैरह ज्यादातर कहाँ बनती है, शमशान घाट पे बनती है। मैं जिस स्कूल में पढ़ के आया हूँ वो स्कूल पूरी शमशान घाट पे बनी हुई, मैं जिस कॉलेज में पढ़ के आया हूँ वो पूरी शमशान घाट पे बनी हुई। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, आजकल तो सब चीजें चलती है। टू बी कंटिन्यू। तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो चलो, आपको समझ में आया कि एक दूसरे पर निर्भरता कैसे, तो स्वपोषी समझ में आ गया हमको। दूसरा है परपोषी। अब परपोषी में भी हम क्या कहते हैं, इनमें के अलग अलग तरीके के जीव होते हैं। एक क्या होते हैं कि जो मरे हुए सड़े गले पदार्थों को खाते हैं, और एक क्या होते हैं परपोषी, जिसको आप पैरासिटिक वगैरह ऐसा बोलते हैं, ऐसे जीव होते हैं। तो इनको हम थोड़ा सा कैटेगराइज करते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अपने को करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता के रूप में कंसीडर किया जाता है, ठीक है, ए बी, ए बी ओ, ओ बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ओ।
आरबीसी का फंक्शन है, आरबीसी का फंक्शन है फाइट इन्फेक्शन, संक्रमण से लड़ना, संक्रमण से लड़ना, क्लोट बनाना, क्लोट बनाना, थक्का बनाना, तापमान नियमन, O2 कैरी करना, O2 कैरी करना, ऑक्सीजन को ले जाना। ठीक है, संक्रमण का मतलब क्या होता है? WBC के लिए जिम्मेदार है। क्लोट के लिए कौन जिम्मेदार है? हाँ, विटामिन के जिम्मेदार है। कौन है? और प्लेटिलेट्स जिम्मेदार है। प्लेटिलेट्स तीसरे नंबर पे आते हैं। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी जिम्मेदार है। इसके लिए अलग अलग चीजें हैं। इस यहाँ पे मैंने आपको बता के रखा था हिपैरिन। क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से हिपैरिन का। ये क्या करता है? क्लोट बनने से रोकता है, एंटीकोगुलेंट है ये। क्या है? एंटीकोगुलेंट है। बाकी तो थक्का बनाते हैं। जैसे आपको फाइब्रिनोजन आ गया तो आप क्या कहोगे? ये क्या करेगा? थक्का बनाएगा। विटामिन के आएगा तो क्या कहोगे? ये थक्का बनाता है। लेकिन जैसे हिपैरिन आया तो आप क्या कहोगे? ये तोड़ेगा। क्यों जरूरी है तोड़ना? अगर आपके शरीर में ब्लड पड़ा हुआ है और तो अचानक के इस हिपैरिन ने काम करना बंद कर दिया, मतलब इसने के थक्का तोड़ने का काम बंद कर दिया, तो अंदर ही ब्लड तो क्लॉट हो जाएगा, तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपको। इसीलिए जरूरी है। ठीक है, ऐसे इजी इजी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जामिनर। ठीक है, कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में जानी जाती है? ऑप्शन दे रखा हुआ है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, हीलियम। आप सीधे बैठ जाओ। हाँ बताओ। लाफिंग गैस? हाँ, मीथेन। कौन सी गैस लाफिंग गैस के रूप में उपयोग की जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड। आंसर क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। पूछ लेते ऐसे ऐसे इजी इजी क्वेश्चन। प्योर वाटर का, शुद्ध जल का पीएच लेवल होता है कितना होता है? प्योर वाटर का 7.7। शुद्ध जल 7 ही होता है। अरे शुद्ध जल का मतलब क्या है? वो 0, 7 और 14, 7 पर क्या है? उदासीन है। आपने कभी जल का कोई टेस्ट नहीं देखा होगा? नहीं देखा है ना? ठीक है, पता नहीं इनके 7.4 कैसे आया। कौन सा एलिमेंट Na से रिप्रेजेंट किया जाता है? बताओ। ऑप्शन ऑप्शन लिखा हुआ है, सोडियम। ठीक है, हाँ लिखने की जरूरत नहीं है। NaCl नहीं, सिर्फ Na। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हुआ है, टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला क्या है? टेबल सॉल्ट। ठीक है, NaCl, KCl, टेबल सॉल्ट मतलब शुगर हो क्या? CaCl2। हिंदी में क्या है? ये टेबल और सॉल्ट का मतलब नमक। अभी इसका हिंदी का तो मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, CaCl2 और MgCl2। बताओ, ये तो आपको ही याद रखने पड़ेंगे।
हाँ NaCl2। आपके NaC। अरे टेबल सॉल्ट का मतलब ये होता है जो ज्यादातर हम के इसका यूज टेबल पर करते हैं, जैसे खाने पीने के लिए ज्यादातर हम किसका नमक का उपयोग करते हैं, तो टेबल सॉल्ट ही तो है, इसलिए उसको जनरली लैंग्वेज में हमने टेबल सॉल्ट बोल दिया। एक टेबल शुगर होती है, टेबल शुगर होती है, वो भी हमें ज्यादातर मिल जाती है जो घर वगैरह में यूज करते हैं। NaCl टेबल शुगर कहाँ होती है, टेबल सॉल्ट NaCl है, टेबल शुगर कौन सी होती है, शुगर अलग है सॉल्ट अलग है, शुगर का मतलब होता है मीठापन, शर्करा। हाँ, दोनों में डिफरेंस है। अब घरों में जो शक्कर यूज होती है कौन सी होती है, फ्रूट शुगर होती है, या फिर वो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लैक्टोज, कौन सी यूज होती है, सुक्रोज होती है, कौन सी होती है, आप जो घरों में यूज करते सुक्रोज यूज करते हो। हाँ फ्रक्टोज होता है या सुक्रोज होता है, क्या होता है सुक्रोज, उसको बोलते हैं टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट क्या, टेबल शुगर। इसका तो NaCl आ गया। नहीं, आपका तो ये सही तो बोला मैंने। आप नहीं मैंने नहीं मैं शर्करा के लिए नहीं बोल रहा था, आप शर्करा के लिए तो मैं शुगर की बात कर रहा हूँ ना, तो टेबल शुगर की। हाँ तो अभी तो बताया सुक्रोज, उसके लिए तो सुक्रोज होगा ना, मैं इसके लिए ये क्या है टेबल सॉल्ट है और वो क्या है शुगर है, तो दोनों में अंतर है ना, एक मीठा और एक खारा है, तो इसके लिए तो ना ही बोलूंगा, ये नहीं होगा, NaCl नहीं होगा, यूज बोलूंगा। निम्न में से कौन नोबल गैस नहीं है, नोबल गैस जानते हो ना, हाँ, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, रेडॉन, आर्गन, रेडॉन। निम्न में से नोबल गैस नहीं है, क्या होती है नौबत? अक्रिय गैस है। अच्छा, जैसे बोला ना। अरे ये पूछता है वो नोबेल ही आजकल, वो तो नाम बदल के रखे हुए हैं उसने, थोड़े से एडवांस कर दिए। वो पहले अक्रिय अक्रिय बच्चे समझ गए, अक्रिय का मतलब क्या होता है, किसी से क्रिया नहीं करता। एग्जामिनर को समझ में आ गया ना, एग्जामिनर को क्या समझ में आया, बच्चे समझ जाते हैं। तो अब वो क्या करता है, थोड़ा सा एडवांस कर लेता है, वो क्या करता है, इसी को बोलते था नोबेल गैस। क्या बोलता है, नोबेल गैस। तो नोबेल गैस कौन सी है, आर्गन। कौन कौन से जैसे जीनॉन, ऐसा नहीं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। ये सब बकरी है? हाँ ये सब बकरी है। पर रेडॉन, रेडॉन ऑप्शन गलत लिख दिया मैंने, एक सेकंड, इसकी जगह कोई दूसरा लिख दो, कार्बन लिख देना। यहाँ पे रेडॉन भी क्या आएगी, उसी में आएगी। दो मैंने ऑप्शन दे दी थे ना, रेडॉन और आर्गन, तो दोनों क्या है, बकरी है। अक्रिय ही है। जीनॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी क्या है, अक्रिय गैस। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। ऐसे याद कर सकते हैं इसको, है ना, अगर कर जीरो रन आउट, रन जेड एक्सी का मतलब जीरो रन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन देखो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड। चार ऑप्शन दे रखे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जानते हो ना, पहले तो ये मेरे को बताओ ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है। आसपास का वातावरण, हाँ, वायुमंडल। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब वायुमंडल कहाँ होता है। तो आसपास। हाँ
आसपास। ग्लोबल वार्मिंग का आसपास का वातावरण थोड़ी होता है। ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग का मतलब क्या होता है? गर्म होना। ग्लोबल का मतलब वैश्विक तापमान में वृद्धि होना। हाँ। विश्व के तापमान में वृद्धि होने का मुख्य कारण क्या है? तो गैस से यहाँ पे नाम दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, O2, N2, CO2, CH4। अब बताओ मुख्य। CO2, ठीक है, पढ़ा के रखा हुआ है, ठीक है। वैश्विक तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण पूछे तो कौन है? ठीक है, देखो ये चीजें तब आपको याद रहेगी, पहले तो आप अपना ट्रिगर पता करो। ट्रिगर समझते हो? वो बंदे को ट्रिगर करते हो। बिल्कुल ऐसा ही कि आपका भी ट्रिगर टारगेट कहो। जैसे कि कभी आप यहाँ से थड़ी पे गए, चाय की थड़ी पे, वहां पे कोई बच्चा सिगरेट पी रहा है और आप भी पहले पीते हो सकते हो नहीं पीते हो अलग बात है, अगर पीते हो और आपने आज नया साल हो, नया साल हो, आपने एक तरह का क्या ले रखा हो, वो संकल्प ले रखा हो कि आज से मैं क्या नहीं करूंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा। लेकिन जैसे ही वहां पे गए वो पीता हुआ दिखा, यार एक दिन तो लेके देख, आपका ट्रिगर क्या है? बाहर बैठा हुआ है। तो वो चीज पहले पता करो कि आपका ट्रिगर क्या है। किसी भी चीज को याद करने में भी ऐसे ट्रिगर चाहिए होते हैं कि आपको कब कौन सी चीजें याद आती है। आप ऐसे लोगों के साथ या तो रहते हो जो आपको ये चीजें बार बार रिकॉल करवाए, एनवायरमेंट, ट्रिगर पॉइंट, वो दबाते ही आपको क्या हो जाए, मोटिवेशन आ जाए। ये साइंस को याद करने के तरीके ऐसे ही निकालने पड़ेंगे आपको, सीधे तरीके से साइंस नहीं याद होती, इंटरेस्ट भी नहीं आता है। आप सीधे तरीके से चाह रहे हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको याद आ जाए, सवाल ही नहीं उठता। आपको टेढ़ा तरीका ही निकालना पड़ेगा। तो टेढ़ा तरीका पता करना पड़ेगा कि आपका ट्रिगर क्या है। फिर किसी ने आपको हर्ट कर दिया तो फिर ऐसा संकल्प ले लिया कि अब तो कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन 3 दिन के बाद आपका संकल्प खत्म हो गया। तो ट्रिगर पॉइंट कर, फिर अपने बिहेवियर को चेक करो, आपका बिहेवियर कैसा है, व्यवहार। हम्म? ये चीज जब तक आप चेक नहीं करोगे ना आपको मजा भी नहीं आएगा काम। आपके बिहेवियर, जैसे आप क्या चीज करना चाह रहे हो, आपके बिहेवियर से क्या रिप्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे कि आप एज ए स्टूडेंट हो, तो एक स्टूडेंट का बिहेवियर कैसा होता है, शांत होता है, लेकिन ज्यादा क्या चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए। तो वो एक तरह से क्या होना चाहिए, लर्निंग मोड में होना चाहिए। स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा होता है, लर्निंग मोड, माइंडसेट सीखने का। तो आपका माइंडसेट आपको ऐसा बिल्ड करना पड़ेगा कि मैं अपनी स्किल को अपग्रेड करना चाह रहा हूं। आपके बिहेवियर को आपको बनाना पड़ेगा, तुरंत नहीं बनता। जैसे आपने के आपके बिहेवियर को पता किया और आपने एक तरह से गोल डिसाइड कर लिया कि मेरे को पशु परिचर बनना है, आपने डिसाइड कर लिया पशु परिचर मेरे को बनना है, या फिर आपने कि सीटी क्रैक करना है, डिसाइड तो कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद आपको पता चला यार, एक दिन किया, दूसरे दिन किया, तीसरे दिन आपको लगा यार मजा नहीं आ रहा है, लेकिन उस चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उस कंफर्ट को से बाहर ही नहीं निकल पा रहे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अपने बिहेवियर में चेंजेस लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसकी नीड कैसी है, नीड आपको पता चल जाएगी तो आपका काम चल जाएगा। लास्ट होता है रिवॉर्ड, आपको उसके बदले में मिल क्या रहा है। सबसे ज्यादा मोटिवेट करता है रिवॉर्ड। पशु परीक्षण से आपको क्या मिलने वाला है, ये मिलने वाला है, पैसा, इज्जत, ये इज्जत, सोशल रेस्पेक्ट। हाँ। कि लोग आपको क्या करें, डॉक्टर साहब, भाई साहब पधारिए। अभी आपको कोई बुलाते नहीं बुलाते पता नहीं, तो अभी नहीं बुलाते, लेकिन जैसे ही बन जाओगे ना
तो लोगों का क्या बदल जाएगा, माइंडसेट बदल जाएगा, व्यवहार बदल जाएगा। अभी आपका माइंडसेट आपको बदलना है, तब उनका बदलता है। तो मैटर कहाँ है, इन तीनों का ट्रिगर पता करो, 2 महीने का अपना माइंडसेट बनाओ, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और निकाल निकाल दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अत्यधिक रक्तस्राव बढ़ सकता है, ठीक है, थायरोक्सिन के कारण, टेस्टोस्टेरोन के कारण, एस्ट्रोजन के कारण, और पिट्यूटरी के कारण। पिट्यूटरी, ऑप्शन लिख दूं, थायरोक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, और पिट्यूटरी के कारण। अत्यधिक रक्तस्राव बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है? किसी कारण बढ़ सकता है, थायरोक्सिन के कारण, ठीक है। एक तरह का हार्मोन है जो किसके लिए है, ये गलगंड, नमक वगैरह ये, ठीक है, एक तरह की ग्रंथि है, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि कौन से हार्मोन स्रावित करती है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। सिगरेट के लाइटर में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, सिगरेट, हाँ, वो जो आप लगाते हो ना, हाँ, सिगरेट लाइटर के अंदर कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन दे रखा हुआ है, ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथेन, आर्गन। ऑप्शन देखो, ब्यूटेन, प्रोपेन, मिथेन, आर्गन। प्रोपेन। आर्गन पता है कौन सी गैस है, पहले तो उसको काट दो। आखिरी है, तो आपके लाइटर जलेगा ही नहीं। ये कौन सी पता है, बायोगैस। उसको जलाने के लिए आपको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी, मीथेन के लिए आपको बहुत ऊर्जा लगानी पड़ेगी, वो इतना आसानी से नहीं जलता है। ब्यूटेन। आपने जो भी एलपीजी वगैरह देखे होंगे ना, घरों में जो सिलेंडर वगैरह यूज करते हैं, उनमें कौन सी गैस होती है, ब्यूटेन, ठीक है। ब्यूटेन क्या है वैसे, ब्यूटेन क्या है, अरे गैस तो है, मेरे को भी पता है, आपने कार्बन पढ़ा होगा, और कार्बन में आपने मैथ, एथ, ब्यूट, प्रॉप इस तरह से लिखा होगा, एथ, प्रॉप और ब्यूट। एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन होते हैं ब्यूटेन में। प्रॉप में 3 कार्बन होते हैं, और एथ में 2 कार्बन होते हैं, मैथ में 1 कार्बन होता है। ये बेसिक बेसिक हमें क्या चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, ठीक है। चलो जिप्सम का फॉर्मूला बताओ, C6। मैं जिप्सम बोल रहा हूँ, ग्लूकोज नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ।
बताओ। CaCO3 क्या है ये? CaCO3 क्या है? ये सारे फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये सारे एग्जाम में पूछने जैसे। ये चलो का प्लास्टर ऑफ पेरिस का है। दूसरा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सोडियम सल्फर का कौन सा? सोडियम सल्फेट का है? इसमें सोडियम तो दिख ही नहीं रहा है। सोडियम है कहाँ वो बताओ पहले। सोडियम तो Na दिखना चाहिए ना, यहाँ पे सोडियम कहाँ दिख रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में कहाँ कार्बन हाइड्रोक्साइड दिख रहा है आपको? कार्बन हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH ऑल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैं जिप्सम का आपसे पूछ रहा हूँ, ये जिप्सम है। और ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, चूना। क्या है ये? चूना, चूना पत्थर, संगमरमर। तीनों का एक ही है। एक होता है सिर्फ CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना, जिसको चूना ही बोलते हैं ना, CaO को। और ये चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारे फॉर्मूले क्या है इंपॉर्टेंट। ये पोटास एलम, K2SO4 L2 एल्यूमिनियम सल्फेट, पोटास एलम, ऐसा ही कुछ, एलम ही कुछ है। फिटकरी शायद, फिटकरी। ये किसका है? फिटकरी का। ये फिटकरी किसमें उपयोग होती है? पानी को साफ करने में, और हमारे जो पोटास एलम है ना, ये फिटकरी। प्रोटीन की कमी से रोग होता है। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? बिल्कुल, गठिया, रतौंधी, बेरी, क्वासियोरकोर। एक और बार बताओ। मेरास्मस, जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी। ठीक है, दो रोग होते हैं प्रोटीन की कमी से। एक तो क्या हो जाता है? क्वासियोरकोर। इसमें क्या हो जाता है? सूखा पड़ जाता है, सूखा हो जाता है, कुपोषण। ये दोनों ही कुपोषण है। मेरास्मस में भी एक बच्चों में हो जाता है, बिल्कुल बच्चे, एक भी तौंद आगे निकल जाती है, आगे निकल जाता है, एक बिल्कुल सूख सा जाता है, कुछ नहीं मिला इसलिए मर गया, जिसको आप क्या बोलते हैं? मेरास्मस। मेरास्मस को कैसे याद रखना है? कुछ नहीं मिला इसलिए मर गया, मेरास्मस, प्रोटीन की कमी से। ठीक है, काफी आज के लिए, इनफ। ठीक है, थैंक यू, बाय।